नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी कल्याणपुर की तरफ से। मैं एडी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम साइकोलॉजी में आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें से कई थ्योरियाँ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलपोर्ट की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करवाई दी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहती हैं, तो सभी, चाहे आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में दोस्तों ये टॉपिक आता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है। हम बात करें कि व्यक्तित्व होता क्या है। दोस्तों हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि जो व्यक्तित्व जो है दोस्तों, ये जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को दोस्तों अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। यानी व्यक्तित्व का अंग्रेजी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे इसको पर्सनालिटी कहते हैं। यानी व्यक्तित्व जो शब्द है दोस्तों, ये जो व्यक्तित्व शब्द ये हिंदी का है, और जो पर्सनालिटी जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब दोस्तों हम बात करें, जो पर्सनालिटी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। यानी कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। दोस्तों इसका अर्थ होता है मुखौटा। तो दोस्तों होता क्या था कि जो यूनान के जो लोग थे पहले, जो नाटक करते थे, ठीक है, जो अभिनय वगैरह करते थे, तो उसमें दोस्तों नाटक करते समय अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा लेते थे। मुखौटा को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं मास्क। यानी अपने चेहरे पर क्या लगा लेते थे, मास्क लगा लेते थे। तो दोस्तों जिसका मास्क अच्छा तो होता था, यानी जिसका मुखौटा अच्छा होता था, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी समझी जाती थी। दोस्तों वर्तमान प्राचीन समय में क्या मानते थे कि जिसका मुखौटा अच्छा है उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। लेकिन दोस्तों ये जो परिभाषा थी ये सर्वमान्य परिभाषा नहीं थी, क्योंकि हम किसी के मुखौटे के आधार पर हम किसी पर्सनालिटी का पता नहीं लगा सकते। यानी ये परिभाषा सर्वमान्य परिभाषा नहीं थी, सभी जगह मान्य परिभाषा नहीं थी। तो लोगों ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दी। यानी क्या करते थे, जैसे नाटक करते समय लोग, कलाकार जो लोग थे तो वो क्या करते थे, वो अपने चेहरे पर नकाब लगा लेते थे। इसका शाब्दिक अर्थ में ध्यान रखते हुए व्यक्तित्व की जो बाहरी वेशभूषा होती थी और दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया। यानी कि पहले लोग कैसे करते थे, जो शरीर की जो बाहर की जो वेशभूषा होती थी और उसके चेहरे की नकाब के कह सकते हैं मुखौटा के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता था। लेकिन ये परिभाषा अमान्य घोषित हो गई, क्योंकि ये परिभाषा सर्वमान्य नहीं थी। लोगों ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दी। इसके बाद में और भी कई परिभाषा आई, लेकिन दोस्तों 1937 में आलपोर्ट ने एक परिभाषा दी। वो परिभाषा सबसे ज्यादा मान्य हुई, क्योंकि आलपोर्ट ने पर्सनालिटी में व्यक्ति के बाहरी और आंतरिक दोनों गुणों को शामिल किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा परिभाषा किसकी मान्य रही, तो वो ऑलपोर्ट की परिभाषा रही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम ऑलपोर्ट की परिभाषा पर आते हैं। ऑलपोर्ट ने क्या बताया अपनी चलिए दोस्तों ऑलपोर्ट की परिभाषा की हम बात करें। ऑलपोर्ट ने 1937 में परिभाषा दी। ऑलपोर्ट ने दोस्तों व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तत्वों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन बताया जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। आलपोर्ट की इस परिभाषा में व्यक्तित्व के भीतर गुणों एवं तथा बाहरी गुणों को यानी कि सम्मिलित किया गया है। जो ऑलपोर्ट थे उन्होंने दोस्तों क्या किया, हमारे आंतरिक गुण और बाह्य गुण दोनों को सम्मिलित किया उसके अंदर। यानी व्यक्तित्व के अंदर इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी जो बनती है, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बनता है वो उसके बाहरी गुण और जो उसके आंतरिक गुण होते हैं, दोनों को गुणों को मिलाकर ही उसकी पर्सनालिटी तैयार होती है। इन्होंने दोस्तों कुछ बताया उसके अंदर, जैसे उन्होंने कहा मनोशारीरिक तत्व बताए। मनोशारीरिक तत्व उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसके मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। यानी कि मनोशारीरिक में क्या होता है, मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष सम्मिलित होते हैं। ये तंत्र ऐसे तत्वों का गठन होता है जो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, इंटरेक्ट होते हैं। यानी आपस में अंतक्रिया करते हैं, यानी दोनों में इंटरेक्शन करते हैं आपस में। फिर उन्होंने बताया दोस्तों गत्यात्मक संगठन बताया इन्होंने। गत्यात्मक संगठन में बताया इन्होंने कि गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य होता है कि मनोशारीरिक तंत्र के विभिन्न तत्व, जैसे कि शील गुण दोस्तों वो होते हैं जो गुण हमारे अंदर स्थायी होते हैं, उनको शील गुण कहा जाता है। आदतें आदि एक दूसरे से इस तरह से संबंधित होकर संगठित होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से क्या हो दोस्तों, पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। इस संगठन में परिवर्तन संभव
इस संगठन में क्या है, परिवर्तन संभव है, यानी अलग नहीं किया जा सकता, बस परिवर्तन इसके अंदर संभव है। फिर उन्होंने बताया संगतता बताई, व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में क्या होता है, संगत होता है। तो ये दोस्तों जो परिभाषा थी, ओलपोर्ट की परिभाषा थी। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में दोस्तों हम व्यक्तित्व के उपागम समझते हैं, यानी कि पर्सनालिटी अप्रोच समझते हैं। पर्सनालिटी अप्रोच में दोस्तों दो पर्सनालिटी के अप्रोच होते हैं, यानी व्यक्तित्व के दो उपागम होते हैं। यानी व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए विभिन्न तरह के उपागम के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें से प्रमुख दो थे, एक थे प्रकार उपागम और दूसरा होता दोस्तों सील गुण। दोस्तों प्रकार उपागम को टाइप अप्रोच कहते हैं और सील गुण को ट्रेड अप्रोच कहते हैं। अब दोस्तों प्रकार उपागम क्या था, प्रकार उपागम जो था वो सबसे पुराना अप्रोच था, यानी सबसे पुराना उपागम था ये। तो दोस्तों इसलिए इसका नाम प्रकार उपागम पड़ा। प्रकार का मतलब होता है दोस्तों पुराना। प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार में बांटा जाता है और उसके आधार पर उसके सील गुणों का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों अब हम प्रकार उपागम के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, यानी कि पहले हम प्रकार उपागम पढ़ेंगे, फिर दोस्तों हम सील गुण उपागम पढ़ेंगे। तो हम दोस्तों प्रकार उपागम हम पढ़ते हैं। प्रकार उपागम दोस्तों हम शारीरिक गुणों के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो शारीरिक गुणों में दोस्तों पढ़ते हैं जिन्होंने बताया द्रव्यों के आधार पर, यानी पहले हम पढ़ते हैं हिप्पोक्रेटस ने, यानी कि पहले वो व्यक्ति थे हिप्पोक्रेटस जिन्होंने द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, यानी व्यक्तियों का डिवाइडेशन किया, किसके आधार पर, द्रव्य के आधार पर। तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने जो अपना जो सिद्धांत दिया, हिप्पोक्रेटस ने बताया 420 बीसी में अपना ये अप्रोच दिया, यानी अब 420 बीसी में क्या किया, डिवाइडेशन किया, व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए और इसके अंदर शरीर में 4 प्रमुख द्रव्य पाए जाते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार के बताए हैं, तो 4 प्रकार के बताए हैं। कब बताए थे, 420 बीसी में बताए थे, यानी सबसे पहले डिवाइडेशन किसने किया था, हिप्पोक्रेटस ने किया था। तो सबसे पहले इन्होंने, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्रव्य के आधार पर किसने बांटा, तो द्रव्य के आधार पर बांटा हिप्पोक्रेटस ने। यहां दोस्तों ये सील गुणों के आधार पर ये गलत टाइप हो गया है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। आप केवल इतना ध्यान रखिए, हिप्पोक्रेटस ने शरीर के द्रव्यों के आधार पर क्या किया, डिवाइडेशन किया। तो चलिए दोस्तों हम पहला पढ़ते हैं। हिप्पोक्रेटस ने पहला बताया पीले द्रव्य, यानी येलो बाइल। इन्होंने कहा, हिप्पोक्रेटस ने कहा कि जिनके अंदर पीला द्रव्य पाया जाता है, यानी कि जिनके द्रव्य में पीला, यानी द्रव्य जिनका पीला होता है, येलो बाइल ज्यादा होता है, तो उनमें उनका स्वभाव कैसा होता है, वो दोस्तों गुस्सैले होते हैं और कह सकते हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। यानी कि पीले वाले कैसे होते हैं दोस्तों, चिड़चिड़ा होता है। अब दोस्तों हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों काला पित्र, यानी कि ब्लैक बाइल। तो दोस्तों जो काला द्रव्य होता है इनके अंदर, वो क्या होते हैं दोस्तों, यानी काला बाइल जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, निराशावादी होते हैं। यानी निराशावादी मतलब वो किसी भी काम को करते हैं और तुरंत ही क्या हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं उस कार्य के प्रति। यानी जिनके अंदर काला बाइल पित्र जो होता है वो कैसे होते हैं दोस्तों, उदासीन या मंदित या निराशावादी होते हैं। अब दोस्तों तीसरा बताया रक्त बाइल, यानी कि ब्लड बाइल, रक्त वाले बताए। तो दोस्तों जो रक्त वाले हम कह सकते हैं समझने के लिए, जिनके अंदर ब्लड कह सकते हैं रक्त ज्यादा होता है, हम इसलिए ऐसे समझ सकते हैं, वो आशावादी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, आशावादी होते हैं। और दोस्तों चौथा बताया कप या सुलेष्मा, जो ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये मंद स्वभाव के कह सकते हैं निष्क्रिय होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों, निष्क्रिय होते हैं। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हिप्पोक्रेटस ने कितने बताए हैं, 4। पहला पीला, दूसरा काला, तीसरा रक्त और चौथा कप। अब प्रत्येक व्यक्ति में इन चारों द्रव्य में से कोई एक द्रव्य अधिक प्रधान होता है और व्यक्ति का स्वभाव इसी के आधार पर क्या होता है दोस्तों, निर्धारित होता है। यानी हिप्पोक्रेटस का कहना यह था कि इन चारों में से किसी व्यक्ति के अंदर इन चारों में से एक ज्यादा प्रधान होता है और इसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। चलिए दोस्तों हमने हिप्पोक्रेटस पढ़ लिया, अब हम अगले के ऊपर बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं दोस्तों शारीरिक गठन के आधार पर। तो क्रेस्मर महोदय ने शारीरिक गठन के आधार पर 4 प्रकार के बताए। कितने दोस्तों, 4 प्रकार के बताए। तो दोस्तों पहला उन्होंने बताया, यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्रेस्मर महोदय ने कितने बताए हैं, 4, और हिप्पोक्रेटस ने कितने बताए हैं, 4। चारों के नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं। पहला बताया उन्होंने लंबा, जिसको एस्थेनिक कहते हैं, और दूसरा बताया सुडेल, जिसको हम इंग्लिश में एथलेटिक कहते हैं,
और तीसरा बताया दोस्तों गोलाकार जिसको हम पिकनिक कहते हैं, और चौथा बताया मिश्रित जिसको डाइप्लास्टिक कहते हैं। तो दोस्तों जो लंबा जिसको हम कह सकते हैं यानी एस्थेनिक जो होते हैं वो व्यक्ति कैसे होते हैं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, दुबले पतले होते हैं और दूसरों से संगठित संबंध बनाने से बचते हैं, यानी कि ये आंतरिक स्वभाव के होते हैं, ये दूसरों से ज्यादा संपर्क नहीं रखते हैं, दुबले पतले होते हैं तथा इनका भार लंबाई की अपेक्षा कम होता है तथा ये अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, यानी कह सकते हैं दोस्तों ये गुस्सा भी आता है तो दूसरे यानी सीधे सीधे नहीं उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब दोस्तों दूसरा आता है हमारा सुडेल जिसको एथलेटिक कहते हैं। अब दोस्तों सुडेल अब हम कह सकते हैं इंग्लिश में एथलेटिक। अब आपने सुना होगा खेल में एक वर्ड का यूज करते हैं, एथलेटिक व्यक्ति वो होते हैं जो दौड़ से संबंधित होता है। तो ये दोस्तों ये जो व्यक्ति होते हैं ये स्वस्थ होते हैं, ठीक है, ना तो इनका कद ज्यादा लंबा होता ना छोटा होता है। तो दोस्तों ये कैसे होते हैं, ये सामाजिक प्राणी ज्यादा होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति हष्टपुष्ट स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, इनका कद ना अत्यधिक लंबा होता और ना ही अत्यधिक छोटा होता, अर्थात ये स्वस्थ शरीर वाले होते हैं और ये बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, इसी कारण इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, यानी ये दोस्तों किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले पर हम बात करते हैं गोलाकार यानी कि पिकनिक। तो दोस्तों आपने पिकनिक शब्द सुना होगा, पिकनिक का हम यूज करते हैं जैसे कि हम दैनिक भाषा में बात करें, पिकनिक का मतलब घूमने से। तो ये व्यक्ति क्या होते हैं, घूमने फिरने जाना घूमने फिरने वाले होते हैं, ठीक है, और खाना पीना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति नाटे होते हैं, मोटे होते हैं, यानी कि जो मोटे होते हैं, नाटे मतलब जिनका कद छोटा होता है, इनकी गर्दन छोटी होती है, मोटी होती है, ऐसे व्यक्ति खाने पीने का भरपूर आनंद लेते हैं तथा खुशमिजाज व्यक्ति होते हैं। अब दोस्तों आप कह सकते हैं जो मोटे प्रकार व्यक्ति जब खाएगा पिएगा तभी तो वो मोटा होगा। और लास्ट आता है दोस्तों हमारा डाइप्लास्टिक जिसको मिश्रित बोल सकते हैं। मिश्रित यानी कि डाइप्लास्टिक व्यक्ति वो होते हैं जिनमें कह सकते हैं तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, या कह सकते हैं एक से ज्यादा गुण जिनके अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाइप्लास्टिक कहते हैं। तो ये दोस्तों हमारी क्रेसमर की ये हमारी कंप्लीट हुई। अब हम अगले के ऊपर बात करते हैं दोस्तों को, केवल आप इनका नाम याद रखिए, अगर हिंदी आपको समझ में ना आए तो दोस्तों इंग्लिश रखिए। पहला है दोस्तों हमारा एस्थेनिक, दूसरा एथलेटिक, पिकनिक और डाइप्लास्टिक। चलिए दोस्तों अब हम सेल्डन के अनुसार पढ़ते हैं। दोस्तों सेल्डन ने 3 प्रकार के बताए हैं, एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी। अब दोस्तों सेल्डन ने 3 प्रकार में डिवाइडेशन किया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सेल्डन ने कितने बताए, 3। तो दोस्तों पहला हम समझते हैं लंबाकार, हम कह सकते हैं एक्टोमॉर्फी। तो दोस्तों लंबाकार वो होते हैं, कैसे होते हैं, जिनका आकार लंबा होता है, ठीक है, दुबले पतले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ज्यादा घूमने फिरने वाले लोग नहीं होते हैं, ना ही ज्यादा किसी। और दोस्तों जो हमारा है आयताकार दोस्तों मेसोमॉर्फी जिसको हम बोलते हैं। मेसोमॉर्फी दोस्तों कैसे होते हैं, ये जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं जो क्रिसमस ने जो बताए थे, कौन से, एथलेटिक बताई, यानी कि वो आयताकार होते हैं, कि ये क्या होते हैं, ना तो इनका शरीर ज्यादा लंबा होता ना ही छोटा होता, ठीक है, यानी आयताकार होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, शरीर से स्वस्थ होते हैं और ज्यादा घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, आयताकार। तीसरा होता है दोस्तों हमारा गोलाकार में आते हैं दोस्तों जो शरीर से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, ये ज्यादा खाने पीने वाले लोग होते हैं, ठीक है, और समाज में उठना बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये सेल्डन ने 3 प्रकार के बताए हैं। तो आप केवल इतना याद रखिए, क्रेसमर ने 4 प्रकार के बताए हैं, सेल्डन ने 3 प्रकार के बताए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं युंग की। तो युंग ने दोस्तों व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। इन्होंने पहला बताया अंतर्मुखी, दूसरा बताया बहिर्मुखी और तीसरा बताया उभयमुखी। अब दोस्तों कभी कभार कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये रहता है कि 2 बताए कि 3 बताए, लेकिन दोस्तों जो ऑथेंटिक जो बुक है वहां पर इसके 2 ही प्रकार बताए जाते हैं। तीसरा जो होता है उभयमुखी वो इन दोनों का अपवाद होता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब, यानी कि युंग ने जिसको इंग्लिश में हम जिसको जुंग पढ़ते हैं। तो पहला बताया अंतर्मुखी, दूसरा बताया बहिर्मुखी और तीसरा बताया उभयमुखी। अंतर्मुखी क्या होते हैं दोस्तों, अंतर्मुखी जो होते हैं ये आंतरिक स्वभाव के होते हैं, ठीक है, ये दोस्तों ना ही दूसरों से ज्यादा घूमना फिरना पसंद करते, ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं। यानी कि अंतर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति संकोची, एकांत प्रिय, लज्जा प्रिय, जल्दी घबराने वाले,
आत्मकेंद्रित, आत्मचिंतन, असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये व्यक्ति दूसरों से बोलने तथा मिलने में हिचकिचाते हैं, शीघ्र दुखी हो जाते हैं। इन व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। अब दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है। दूसरा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कुशल, चिंता मुक्त, आशावादी, ठीक है, यानी कि ये किसी प्रकार की क्या नहीं रखते हैं दोस्तों, यानी इनको चिंता कम होती है और कह सकते हैं आशावादी ज्यादा होते हैं। आक्रामक तथा लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, समाज के कार्यों में इनका विशेष ध्यान रहता है। ये व्यक्ति मिलन प्रिय होते हैं तथा खेल-कूद में रुचि लेते हैं। और तीसरा जो है दोस्तों उभयमुखी। उभयमुखी दोस्तों क्या होता है, ये अपवाद होता है, यानी कि इस प्रकार में व्यक्ति जिसमें बहिर्मुखी और अंतर दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं उसको हम कह सकते हैं उभयमुखी। यानी जो व्यक्ति जिसके अंदर अंतर्मुखी भी गुण है और बहिर्मुखी भी गुण है तो उसको दोस्तों हम कहते हैं उभयमुखी। तो ये दोस्तों हमारा ये युंग का कंप्लीट हुआ। अगला दोस्तों हम अगली वीडियो में हम अगला पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये वीडियो हमारी पार्ट 1 कर आएगी। दूसरी वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, फिर पार्ट 3 आएगा, यानी कि 3 या 4 पार्ट में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक जरा आपका बड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आप हमसे जुड़े रहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए जैसे हमारी वीडियो आए। और हम सीटेट, यूपी टेट, ठीक है, सुपर टेट, केबीएस सभी को हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, यानी कि हम आपको वो टॉपिक पहले करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका अधिगम हुआ, व्यक्तित्व हुआ, ठीक है, बुद्धि हुआ, और जो जीन प्याजी हुआ, सामाजिक अधिगम वाला टॉपिक हुआ, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो जैसे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा हम इसकी टेस्ट सीरीज आपको लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।